वेलकम बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड 2025 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, वो सारे क्वेश्चन आज होंगे आपसे इस सीरीज में जो कि सीबीएसई बोर्ड 2025 में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो उस सीरीज में हमारा आज पहला चैप्टर है रियल नंबर। पहला चैप्टर है रियल नंबर और रियल नंबर के अंदर हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करना है √3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो √3 इरेशनल नंबर है या √2 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, ये मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड्स में। मैक्सिमम हर ईयर में ये पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ इस क्वेश्चन को आज हम लोग करते हैं कि हाउ कैन वी प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग को ये लिखना होगा कि √3 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। प्रूव तो करना ही रेशनल, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे कि √3 कैसा नंबर है? रेशनल। और दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर हो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको हम लोग लिख सकते हैं कि वो p/q के फॉर्म में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि √3 किसके फॉर्म में होगा? p/q के फॉर्म में। और यहाँ पे जो p और q होगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहां पे p और q कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम। को प्राइम वैसे नंबर होते हैं, को प्राइम किन नंबर को कहा जाता है? ऐसे नंबर जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल ना हो एक्सेप्ट 1 को छोड़ के किसी और नंबर से वो कटे ना। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे 5 और 25 है, दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे। 15 और 25 है, दोनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 15 और 16 लिखूंगा, इसका कोई भी फैक्टर इससे किसी भी फैक्टर के साथ कॉमन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये दोनों आपस में कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इसके आगे हम लोग करते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा? √3 का इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा p² / q²। आप सही बच्चों को पता है कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 और यहाँ हो जाएगा p² / q²। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपॉन में 1 मान लिया, q² को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 3q² और यहाँ पे हो गया p²। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? q² = p² / 3। इसका मतलब क्या समझे बच्चे कि p² को डिवाइड किया 3 से तो आया कितना? q²। इसका मतलब p² जो नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ? साफ साफ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जो p² है वो 3 से डिविजिबल है। हम लोग लिख सकते हैं हियर 3 डिवाइड्स p²। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 जो किसको डिवाइड करता है? p² को। और ये जान लो बच्चों, अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसको उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स p आल्सो। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो 3 है वो p को भी डिवाइड करेगा। और 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/3। और अगर p को 3 डिवाइड करे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नंबर आएगा। सपोज हम लोग अगेन फिर सपोज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल आप मान सकते जैसे आपकी इच्छा। हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं? ए। क्या सपोज कर लिया? ए। अब ए सपोज करने के बाद यही सारी प्रोसेस फिर से रिपीट होगी। क्या प्रोसेस? फिर से हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का क्या कर लिया जाएगा? स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे यहाँ हो जाएगा बच्चे p² और यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा? a का स्क्वायर। अब p² की जगह पे हम लोग देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ p² की जगह पे कितना लिखा है? p² = 3q²। p² जगह कितना लिखा है बच्चों? p² जगह लिखा है 3q²। तो p² जगह हम लोग लिख दिए 3q² / 9 बराबर a²। अच्छा, तुम लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? देखो 3 से कट गया ये तो आ जाएगा q² / 3 = a²। जो कंडीशन देखो यहां बनी थी, सेम वही कंडीशन यहां बन गई। यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा था? p² को 3 डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे q² को भी 3 डिवाइड। अगेन हम लोग लिखेंगे यही बात, अगेन 3 डिवाइड्स किसको? q²। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? q² को। सो
फिर वही वाली बात कि 3 किसको और डिवाइड कर देगा, तब 3 डिवाइड करेगा Q को भी। और अब तुम लोग यहां से देखो इन दोनों बातों को, 3 जो है P को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका क्या कंक्लूजन निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो 3 है Q का भी P का भी कॉमन फैक्टर हो गया। सो 3 becomes a common factor, 3 becomes a common factor of P and Q both। हम लोग लिख सकते हैं कि P जो है, सॉरी 3 जो है, यहाँ 3 दिख रहा है, वो P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। लेकिन हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था कि P और Q कैसे नंबर हैं, P और Q तो कोप्राइम है, कोप्राइम में अभी हमने बताया था कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो ये 3 कहां से कॉमन आ गया, इसका मतलब है कि हम लोग की जो बात है यहीं पे गलत हो गई, हम लोग की बात जो है यहीं पे गलत हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब हो गया कि बात इसका ही अपोज कर रहा है, जो हमने सपोज किया था उसका ही ये अपोज कर रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर assumption, our assumption। so our assumption is wrong, therefore अगर हमारी assumption गलत हो गई, बताओ दो ही नंबर होते हैं रियल में, एक तो रैशनल होता है और दूसरा क्या होता है, इररेशनल। रेशनल वाली बात गलत हो गई तो बचा कौन, बिल्कुल सही, इररेशनल। therefore √3 is an irrational नंबर, इसलिए √3 कैसा नंबर हो गया, इररेशनल नंबर हो गया। तो ये रहा बच्चों आपके सामने ये प्रश्न, ये पेपर में पूछने के मोस्ट इसके चांसेस है कि ये पेपर में पूछा ही जाएगा, और ये मैं गारंटी देता हूं 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन तो आएगा कंफर्म। और कोई क्वेश्चन आए चाहे ना, ये क्वेश्चन तो लिख के ले लो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, तो ये समझ में आ गया हो तो इसको हम इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है आप लोग को कि 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, बट गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूफ करना है कि 5 - 2 √3 एक इरेशनल नंबर है, जबकि ये बात दी हुई है √3 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आओ करते हैं। सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा लेट 5 - 2 √3 is a रेशनल नंबर। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ तो इरेशनल करना था, हम लोग फिर से क्या मान लिया इसको, रेशनल। और रेशनल जैसे ही माना हम लोग लिख सकते हैं इसको फिर से किस फॉर्म में बच्चों, अब तो तुम लोग समझ गए होगे, अब तो तुम लोग समझ गए हो किस फॉर्म में लिखना होगा इसको, P/Q के। यहाँ पे वही वाली बात है, P और Q कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम, लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे क्योंकि इसकी अभी जरूरत हमको नहीं है। अब इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, इस √3 को छोड़ के, किसको, √3 को छोड़ के बाकी जितने भी डिजिट्स है उसको उधर ट्रांसपोज करेंगे। और कैसे ट्रांसपोज किया जाएगा, -2 √3 इज इक्वल टू P/Q प्लस 5 इधर जाएगा ट्रांसपोज होगा कितना हो जाएगा, -5। फिर √3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, P/Q, इधर 2 × में था -2, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, अपॉन में। अब तुम लोग के सामने ये कंफ्यूजन, सर इसके अपॉन में चला गया तो क्या इसके अपॉन में नहीं है, दोनों के अपॉन में, क्योंकि दोनों देखो प्लस माइनस से कोई नंबर अलग हो जाते हैं। इसके अपॉन में आएगा कितना हो जाएगा, 5/2। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि P/Q था रेशनल नंबर, 2 भी रेशनल नंबर है, 5/2 भी रेशनल नंबर। जब इधर सब रेशनल नंबर है तो ये क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोचो जरा। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अगर रेशनल है तो ये भी रेशनल होना ही चाहिए। तो हम लोग इसी बात को लिखेंगे, हियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। एक बार क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में तो लिखा है √3 इज रेशनल नंबर, और हम लोग कह रहे हैं √3 कैसा नंबर, रेशनल नंबर। यही बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। लिख देंगे हम लोग विच से ज्यादा बेटर है, आप लोग बट गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, बट गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल
नंबर दिया तो है √3 कैसा नंबर है, इरेशनल, तो यही की बात हमारी हो गई गलत। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन, और जैसे हमारे एजम्पशन का कॉन्ट्राडिक्शन हुआ यहाँ पे तो हमारी एजम्पशन हो जाती है गलत, तो सही बात क्या हो जाएगी? सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन क्या हो गई? गलत हो गई। और अगर हमारी एजम्पशन गलत हुई, हमारी एजम्पशन क्या थी कि 5 - 2 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर गलत हुआ तो बचे कौन? इनके भाई। इनके भाई कौन? इरेशनल नंबर। सो 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम यही स्टेटमेंट आप लोग को एग्जाम में लिख देना है। ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, लेकिन जो इसके पहले क्वेश्चन बताया था उसके चांसेस ज्यादा है, ये भी चांसेस ज्यादा है इसके। तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी इज रिस्पेक्टिवली कितना दिया है बच्चों? 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हम लोग को कम से कम रूम की संख्या प्राप्त करनी है। इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम ऑफ सेम साइज। हम लोग को ये करना है कि कम से कम रूम की संख्या क्या होगी अगर सभी रूम में टीचर की संख्या बराबर हो। समझ आई बच्चों? तो अब इस क्वेश्चन को देख के कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार यहाँ वर्ड तो लिखा है मिनिमम, तो हो सकता है मिनिमम मतलब लिस्ट हो गया, एलसीएम निकालो, लेकिन ऐसा बच्चों नहीं है। जो मिनिमम वर्ड यूज हुआ है वो मिनिमम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? रूम के लिए। और यहाँ बात किसकी हो रही है? बात हो रही है टीचर्स की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है। इसका मतलब कि कम से कम रूम लगने के लिए बच्चों क्या होगी? कम से कम रूम लगने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीचर की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा टीचर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे ना, हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए 48 लिखा हुआ, 48 किसके टीचर थे? 48 टीचर थे फ्रेंच के। फिर 80 टीचर किसके थे? 80 टीचर थे हिंदी के। फिर 144 टीचर किसके थे? 144 टीचर थे इंग्लिश के आपके। ठीक है, तो आओ जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले इन सभी का क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा, कैसे करते हैं? इसको प्राइम नंबर से कैंसिल करते चले जाते हैं। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 × 3। सेम वैसे इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 × 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? 2 to the power 4 × कितना? इंटू लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम लोग को पता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा टीचर की संख्या प्राप्त करनी है, हमको इसके क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग? कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 2 2 2 2 हो गया कॉमन फैक्टर। इसकी मिनिमम पावर, एक ही पावर तो है ही है भाई, 4 4 ले लेंगे। 2 to the power 4 कितना होता है? 2 to the power 4 होता है 2 to the 4 8 16। कितना हो गया? 16 हो गया। अब ये हमको ये पता चले, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा होता कि हर एक रूम में कितने टीचर्स बैठेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया होता कि हर एक रूम में 16 टीचर बैठेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कम से कम कितने रूम की संख्या होगी। कम से कम रूम की संख्या मतलब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे फ्रेंच टीचर के लिए। जब फ्रेंच टीचर के लिए रूम की संख्या निकालेंगे तो फ्रेंच के टीचर कुल कितने हैं बताइए? फ्रेंच के टीचर आपके हैं 48, और हर एक रूम में कितने टीचर्स को बैठना है? हर एक रूम में 16 टीचर्स को बैठना है। तो हमारे फ्रेंच वाले टीचर्स के लिए कितने रूम की रिक्वायरमेंट हुई? 3 रूम्स। उसके बाद बात करते हैं हिंदी वाले टीचर्स की। हिंदी वाले कुल टीचर्स है 80, एक रूम में बैठना 16 को, तो कितने रूम की जरूरत पड़ी गई? 5 रूम्स की। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंग्लिश वाले टीचर्स की बात करते हैं। देखो इंग्लिश वाले टीचर यहाँ सबसे ज्यादा हैं, 144/16, और 144/16 करेंगे तो इनके लिए कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी? 9 रूम्स की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? हम लोग ऐड कर लेंगे 3 + 5 + 9 इज इक्वल टू कितना? 9 5 कितना? 14 और 17। तो आंसर यहीं पे छोड़ने दें। एग्जाम में आंसर लिखने का क्या पैटर्न होता है बच्चों? लिखेंगे हम लोग सो 16 रूम्स रिक्वायर्ड फॉर सीटेड ऑल टीचर्स। ओके बच्चों,
होप है कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे, और इसी तरह आपके सामने ये सीरीज आती रहेगी। आज ये हुआ है रियल नंबर, कल पॉलिनॉमियल, और उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए। बिल्कुल, धन्यवाद।